Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new lecture on consumption function and is called as the permanent income hypothesis. It was propounded by Milton Friedman in 1957. आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और उसे मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में propound किया था। आज के लेक्चर की शुरुआत एक शेर से हम करना चाहेंगे। फिराक गोरखपुरी का ये शेर है और वो है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक अक्सर बदल कर वेश मिलता है कोई काफिर, फिराक अक्सर बदल कर वेश मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। यानी चूक नहीं होती, कोई गलती नहीं होती पहचानने में। और उसी तरह से मिल्टन फ्रीडमैन को हम लोग इकोनॉमिक्स की दुनिया का पंडित मानते हैं, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियाँ और उनकी विजनरी सोच जो है वो और किसी इकोनॉमिस्ट में दिखाई नहीं पड़ती। उसका प्रूफ भी है कि उन्होंने फिलिप्स कर्व के केस में ये बताया था कि फिलिप्स कर्व जो 100 साल के डेटा पे बेस करता था, मगर उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि इट इज़ गोइंग टू मीट एन अर्ली डेथ, और बाद में फिलिप्स कर्व जो है उसको रीफॉर्मुलेट उन्होंने किया और तब वो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट बना। इसी तरह से यहाँ पे भी जब कुज़नेट्स के ऑब्जर्वेशंस जो थे कि लॉन्ग रन में एमपीसी एपीसी के बराबर रहेगा, तो उन्होंने ये भाप लिया बेसिकली कि एमपीसी एपीसी के अगर बराबर रहना है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन फंक्शन हमारा स्मूथ होना चाहिए, और क्योंकि तभी एक स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी इनकम इस तरह की हो कि उसकी भी स्टेडी ग्रोथ हो, फ्लक्चुएशंस ना हो, तभी एमपीसी एपीसी के बराबर रहेगी। और कमोपेश यही स्थिति उनका अपनी सोच थी कि शॉर्ट रन में भी रहेगी। तो आज इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे पहली स्लाइड है, उसमें हमने सिर्फ बेसिकली बताया है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी, अपनी किताब थी उनकी, थ्योरी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। फ्रीडमैन ने जो हाइपोथेसिस दी उसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये सेकंड पैरा में यहाँ दिया हुआ है। फ्रीडमैन प्रपोज द प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस बिटवीन करंट और मेजर्ड कंजम्पशन, यानी जो करंट कंजम्पशन है उसको हम लोग मेजर्ड कंजम्पशन कहते हैं, एंड परमानेंट इनकम। तो करंट कंजम्पशन और परमानेंट इनकम के बीच में ये हाइपोथेसिस दी थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है C इक्वल टू के वाई पी। C जो है ये करंट कंजम्पशन है, ये को हम कह सकते हैं एक पैरामीटर है, और इसको एमपीसी भी कह सकते हैं और एपीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीडमैन ने ये मान लिया था कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन दोनों में कमोपेश स्थिति बराबर की रहेगी, कि एमपीसी एपीसी बराबर रहेंगे, और वाईपी आपकी परमानेंट इनकम है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि के इज कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट रिप्रेजेंट ट्रू अंडरलाइंग एपीसी एंड एमपीसी, कि ये एमपीसी एपीसी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहले ये समझ लें कि परमानेंट इनकम का अर्थ क्या है, यानी फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम को किस तरह से डिफाइन किया है। यहाँ लिखा हुआ है कि परमानेंट इनकम जो है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मेजर्ड इनकम विच इज़ स्टेबल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट इनकम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हाउस होल्ड। कि जो परमानेंट इनकम है वो मेजर्ड इनकम या करेंट इनकम का वो भाग है जो स्टेबल हो, यानी जिसकी एक स्टेडी ग्रोथ हो, वेव ना करे, एकदम से बढ़ जाए कम हो जाए। इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्टेबल इन नेचर, यानी उसकी एक स्टेडी ग्रोथ हो और वो हाउस होल्ड के इनकम एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करे। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इनकम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हाउस होल्ड।
और परमानेंट इनकम को हम दो सोर्सेज से डिराइव कर सकते हैं, एक है ह्यूमन वेल्थ और दूसरा है नॉन ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ वो हिस्सा है जो आप अपने श्रम के माध्यम से इनकम जनरेट करते हो। तो ह्यूमन वेल्थ बेसिकली indicates the income generated by way of your personal hard work or by way of your personal labor that you supplies in producing anything, any good or any services. तो उसे हम ह्यूमन वेल्थ कहते हैं। और नॉन ह्यूमन वेल्थ जो है बेसिकली जो इनकम आप डिराइव करते हैं बाय वे ऑफ असेट्स और बाय वे ऑफ वेल्थ, यानी जो एसेट्स के माध्यम से आपको डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिलती है, वो नॉन ह्यूमन वेल्थ कहलाती है। तो परमानेंट इनकम इन दो भागों से मिलकर बनता है, एक ह्यूमन वेल्थ है और एक नॉन ह्यूमन वेल्थ है। ह्यूमन वेल्थ मतलब जो ह्यूमन लेबर से आप इनकम डिराइव कर रहे हैं, और नॉन ह्यूमन वेल्थ जो फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट के माध्यम से आप रेंट के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में आपको जो आय प्राप्त होती है वो नॉन ह्यूमन वेल्थ है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि परमानेंट इनकम इज दस वन पार्ट ऑफ मेजर्ड इनकम, यानी जो आपकी करेंट इनकम है या जो मेजर्ड इनकम है, क्योंकि यहाँ पे करंट इनकम की जगह मेजर्ड इनकम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परमानेंट इनकम मेजर्ड इनकम का वो भाग है जो स्टेबल रहता है, और दूसरा भाग जो है वो ट्रांजिटरी इनकम कहलाता है। जो ट्रांजिटरी इनकम का मतलब है जो नॉन रेगुलर है और जो हाउस होल्ड कभी कभार जिनको जो हाउस होल्ड प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांजिटरी इनकम is that part which is non-regular and is received by household less often। और YM यानी जो मेजर्ड इनकम है वो परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम के बराबर होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि YM इक्वल्स टू YP प्लस YT। इक्वेशन 2 में ये बात यहाँ बताने योग्य है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम, क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम इज एंटायरली सेव्ड, तो इट डजंट अफेक्ट द परमानेंट इनकम इमीडिएटली वंस इट इज गेन्ड। उसको हम सेविंग्स के रूप में जनरेट कर लेते हैं, यानी इट इज बेसिकली सेव्ड इन बैंक्स, और उसके इंटरेस्ट को हम परमानेंट इनकम का भाग मान सकते हैं। तो इसलिए YP और YT परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वो है कि कंजम्पशन फंक्शन को भी उन्होंने स्मूथ करने की कोशिश की, जिसकी बात हमने शुरू में बताई। इसलिए उन्होंने कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच डिस्टिंक्शन किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर वो कंजम्पशन फंक्शन स्मूथ करना चाहते हैं तो ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रीडमैन मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और पहले उन्होंने डिफाइन किया कि कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन रेफर्स टू यूजिंग अप ऑफ गुड्स बाय एंजॉयिंग देयर सर्विसेज, यानी उपभोग और उपभोग व्यय में उन्होंने अंतर बताया। उपभोग बेसिकली जो आप सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकते हैं किसी भी गुड या सर्विसेज के उपभोग के कारण, और उपभोग व्यय का मतलब होता है कि जो भी आप उपभोग पे व्यय करें वो उपभोग व्यय है। तो ये डिस्टिंक्शन कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच उन्होंने बताया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब इसको थोड़ा सा और आगे वो ले गए हैं कि बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी के हैं, या जिसे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, उसका कंजम्पशन आपको तुरंत करना पड़ेगा। आपने जैसे सेब लिया तो लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक्सपेंडिचर करने के तुरंत बाद या एक आध दिन बाद खाना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टोर इट फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो डिके कर जाएगा। और इसी तरह हर कमोडिटी की एक्सपायरी रहती है नॉन ड्यूरेबल गुड में, और आपको उसको
व्यय करने के कुछ दिनों के पश्चात या तुरंत उसका उपभोग करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसलिए ये एज्यूम किया जा सकता है कि कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, यानी जो आपने सेटिस्फैक्शन डिराइव किया वो लगभग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन यहाँ अगले पैरा में लिखा, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स हैं अगर इनकी लाइफ स्पैन 1 साल से अधिक है, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे कलर टेलीविज़न हो, चाहे कार हो, चाहे आपका स्कूटी हो, उस केस में क्या है कि कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिफरेंस अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि आप उसका उपभोग, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का उपभोग आप तुरंत नहीं करते हैं। आप जो सेटिस्फैक्शन है वो लंबे समय तक डिराइव करते हैं। कार है, 15 साल लाइफ स्पैन है, तो आप धीरे धीरे करके 15 साल तक सेटिस्फैक्शन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी एक्सपेंडिचर हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर पूरा हम नहीं लेंगे, बल्कि हम केवल उतना भाग लेंगे जिसे हम कहते हैं रेंटल वैल्यू। कि अगर हम कार को रेंट पे लें और मान लीजिए कि हम 500 रुपये रोज उसको रेंट दे रहे हैं कार, तो केवल एक्सपेंडिचर हम 500 रुपये का लेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उन्होंने भेद किया है, और वो भेद इसलिए है क्योंकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है, जो ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स में उन्होंने कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भेद किया है, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स की सर्विसेज को आप लंबे समय तक एंजॉय करते हैं, तो उसका केवल एक्सपेंडिचर का एक अंश ही हम करंट कंजम्पशन में हम जोड़ेंगे, और वो अंश उतना ही होगा जो ड्यूरेबल गुड्स की रेंटल वैल्यू के बराबर होगा। तो ड्यूरेबल गुड्स के केस में केवल रेंटल वैल्यू लेंगे, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जो टोटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं गुड पे वो ले लेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मान लीजिए कार ली और आपने पूरा एक्सपेंडिचर जोड़ दिया, तो कंजम्पशन फंक्शन स्मूथ नहीं रहेगा। तो कंजम्पशन फंक्शन को स्मूथन करने के लिए ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये बात फ्रीडमैन ने, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि समझ ली थी कि एमपीसी एपीसी के बराबर तभी होगा जब कंजम्पशन फंक्शन स्मूथ होगा और इनकम भी स्मूथ होगी, इसीलिए उन्होंने परमानेंट इनकम का कंसेप्ट लिया। तो यहाँ लास्ट पे लिखा हुआ, दस कंजम्पशन इन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इंप्लाइज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ओनली रेंटल वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो ये चीज़ आपको जहन में अपने रखनी है। और यहाँ पे ऊपर वही बात लिखी है कि इस लॉजिक का सिर्फ अर्थ इतना है, टू मेक द कंजम्पशन फंक्शन स्मूथ ओवर टाइम विच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल, जो अन्यथा संभव नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि अदरवाइज कंजम्पशन वुड समटाइम्स इंक्रीज शार्पली एंड अगेन फॉल, सो दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन को स्मूथन करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ड्यूरेबल गुड्स में केवल रेंटल वैल्यू लेंगे और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का हम पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम पूरा सेव्ड है, एंटायर ट्रांजिटरी इनकम इज सेव्ड, दस मेजर्ड और करंट कंजम्पशन, कि जो करंट कंजम्पशन है या जो मेजर्ड कंजम्पशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिटरी इनकम, यानी ट्रांजिटरी इनकम का तुरंत प्रभाव करंट कंजम्पशन पे या मेजर्ड कंजम्पशन पे नहीं पड़ेगा। इसलिए सी और वाई टी, जो ट्रांजिटरी इनकम है, वाई में सफिक्स में कैपिटल टी लगा, सी और वाई टी में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो इंटायर इनकम सेव्ड है और उसका तुरंत करंट कंजम्पशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य में जो भी
ट्रांजिटरी इनकम आप सेव कर रहे हैं उसके ब्याज से जो भी इनकम परमानेंट इनकम का भाग बनेगी उसको वो जोड़ा जाएगा। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सी एंड वाई टी। और पहले भी हमने बताया था कि परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में भी कोई कोरिलेशन नहीं है। और यहाँ पे बताया है कि करंट कंजम्पशन और ट्रांजिटरी इनकम में भी कोई कोरिलेशन नहीं है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है कि इस बैकग्राउंड में, यानी ये बैकग्राउंड का जानना बहुत ज़रूरी है। वी आर गोइंग टू एग्जामिन द प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस, जो फ्रीडमैन की प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस सी इक्वल टू के वाई पी, उसको हम क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा के लिए एनालाइज करेंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस का एनालिसिस का भाग है क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा के लिए। पहले क्रॉस सेक्शन डेटा हम ले रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुजनेट्स की फाइंडिंग थी उसमें डुअलिटी थी कि लॉन्ग रन में एमपीसी एपीसी के बराबर होगा मगर शॉर्ट रन पे एमपीसी एपीसी से कम होगा। और दूसरी बात कि शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का मतलब ये है कि अगर रिसेशन है, इनकम कम हो गई लेकिन कंजम्पशन तुरंत कम नहीं होता, तो कुजनेट का ये मानना था, साइमन कुजनेट्स का, कि एपीसी बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर बूम है तो आपकी इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए एपीसी कम हो जाएगी। इसको हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कहते हैं, ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है। तो इन टाइम्स ऑफ रिसेशन एपीसी राइजेस, इन टाइम्स ऑफ बूम एपीसी डिक्लाइंस। तो ये डुअलिटी थी कि लॉन्ग रन में एमपीसी एपीसी के बराबर है मगर शॉर्ट रन में एमपीसी एपीसी से कम है। और जब जब एमपीसी एपीसी से कम अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन नॉन प्रोपोर्शनल है और वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को एग्जिबिट करेगा। और फ्रीडमैन ने, हमने आपको बताया कि उन्होंने इस बात को पहले ही समझ लिया था कि ये जो डुअलिटी है कुजनेट्स की ऑब्जर्वेशंस में, यानी ये जो डिफरेंस है कुजनेट्स की ऑब्जर्वेशंस में, ये मेनली ट्रांजिटरी इनकम की वजह से है। अगर इस ट्रांजिटरी इनकम के रोल को हम मिनिमाइज कर दें या नेग्लिजिबल कर दें तो जो लॉन्ग रन की फाइंडिंग है एमपीसी एपीसी वो कमोपेश शॉर्ट रन में भी होल्ड करेगी। और उन्होंने अपनी स्टडी को, फ्रीडमैन ने अपनी स्टडी को, क्रॉस सेक्शन स्टडी को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि ट्रांजिटरी कंपोनेंट ऑफ इनकम की वजह से ये डुअलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी शॉर्ट रन में एमपीसी एपीसी से कम हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दो स्टडीज, एम्पेरिकल स्टडीज भी उन्होंने की थी। पहली थी कि वन इज एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी बिटवीन फार्म एंड नॉन फार्म वर्कर्स। उन्होंने दो कैटेगरी ऑफ वर्कर्स लिए, एक फार्म वर्कर्स और एक नॉन फार्म वर्कर्स। जो फार्म वर्कर्स है उनकी इनकम में ट्रांजिटरी कंपोनेंट ज़्यादा रहता, फ्लक्चुएट करता, क्योंकि उनकी इनकम डिपेंडेंट बेसिकली वेदर पे है और अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो उनकी इनकम कम हो सकती है और वेदर फेवरेबल है तो उनकी इनकम ठीक हो सकती है। नॉन फार्म वर्कर्स की इनकम रिलेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर टू फार्म वर्कर्स। अब चूंकि फार्म वर्कर्स की इनकम में ट्रांजिटरी कंपोनेंट का रोल अधिक है एज कंपेयर टू नॉन फार्म वर्कर्स, तो उनका ये मानना था कि जो फार्म वर्कर्स के केस में जहाँ ट्रांजिटरी इनकम अधिक है, एमपीसी कम होगी एज कंपेयर टू नॉन फार्म वर्कर्स। तो जहाँ पे भी ट्रांजिटरी इनकम अधिक होगी वहाँ एमपीसी वुड बी लेस देन एपीसी और एमपीसी हैज़ अ डाउनवर्ड बायस, दोनों बातें हैं। और दूसरी स्टडी उन्होंने
जो है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए की, क्रॉस सेक्शन स्टडी फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो उन्होंने पाया कि 1944 में, यानी जब वर्ल्ड वॉर अपने पीक पे थी और धीरे धीरे ख़त्म होने वाली थी, तो ट्रांजिटरी कंपोनेंट ऑफ इनकम बहुत हाई था और वहाँ पे एमपीसी बहुत कम थी। तो जहाँ पे भी ट्रांजिटरी इनकम अधिक होगी, क्योंकि एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, अगर डेल्टा वाई ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि डेल्टा सी तो स्मूथन कर दिया उन्होंने, डेल्टा वाई अगर हम ये मान लें कि ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, अगर हम मेजर्ड इनकम लें, जैसा कुजनेट ने अपनी स्टडी में किया था, तो इनकम अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी तो एमपीसी लो होगा। तो फार्म वर्कर्स के केस में भी ट्रांजिटरी कंपोनेंट की वजह से इनकम फ्लक्चुएट कर रही है, एमपीसी लो है एज कंपेयर टू नॉन फार्म वर्कर्स। यहाँ पे भी जब डिफरेंट ईयर्स के लिए एमपीसी निकाली, तो 1944 में जब वर्ल्ड वॉर थी तो ट्रांजिटरी कंपोनेंट इनकम बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सैनिकों की भर्ती के लिए इनकम उन्हें देनी पड़ रही थी अधिक। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई जो है वो सबसे लोवेस्ट रहा 1944 में एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। तो ये दो क्रॉस सेक्शन स्टडीज बताती हैं कि जो अगर जहाँ भी ट्रांजिटरी कंपोनेंट अधिक होगा, एमपीसी वुड बी लेस देन एपीसी। और दूसरी बात है कि एमपीसी वुड बी हैविंग अ डाउनवर्ड बायस, यानी वहाँ पे ये बात स्थापित रहेगी कि जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन होगा वो नॉन प्रोपोर्शनल होगा और एमपीसी एपीसी से कम होगी और एमपीसी वुड बी हैविंग अ डाउनवर्ड बायस, यानी एमपीसी लो रहेगी। अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शन से शॉर्ट पीरियड स्टडी को लें, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड की स्टडी लें, तो इफ दिस ऑब्जर्वेशन इज अप्लाइड टू शॉर्ट पीरियड टाइम सीरीज डाटा से ओवर बिजनेस साइकिल, तो शॉर्ट पीरियड में इनकम ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है एज कंपेयर टू लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हमने बताया भी है कि जैसे अगर हम रिसेशन पीरियड लें, यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग रिसेशन बिकॉज ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव है, इसलिए जो मेजर्ड इनकम है वो परमानेंट इनकम से कम होगी। एमआई मेजर्ड इनकम है, पीआई परमानेंट इनकम है, और एपीसी इसलिए बढ़ जाती है। दूसरी यहाँ पे अगर बूम हम लें, तो बूम पीरियड में क्या है कि ट्रांजिटरी कंपोनेंट पॉजिटिव है, मेजर्ड इनकम परमानेंट इनकम से अधिक हो जाएगी, तो वहाँ पे एपीसी फॉल होता है। तो अगर हम ट्रांजिटरी कंपोनेंट इनकम के रोल को ख़त्म कर दें और उसकी जगह केवल हम परमानेंट इनकम लें, यानी मेजर्ड इनकम की जगह पे अगर हम परमानेंट इनकम लें, तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी एलिमिनेट हो जाएंगी। दिस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस वुड बी एलिमिनेटेड और एमपीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो एपीसी के बराबर हो जाएगी, यानी शॉर्ट रन में भी एमपीसी एपीसी के बराबर रहेगा। तो ये जितना हमने बताया कि फ्रीडमैन का मेन पर्पस ये था कि मेजर्ड इनकम की जगह पे अगर हम परमानेंट इनकम लें, तो जो भी फ्लक्चुएशंस ट्रांजिटरी कंपोनेंट की वजह से आ रही हैं एमपीसी में, वो एलिमिनेट होंगी और शॉर्ट रन में भी एमपीसी एपीसी के बराबर रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फ्रीडमैन्स प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस would thus hold provided that for cross section data it is mathematically proved that MPC between measured income and consumption has a downward bias, कि फ्रीडमैन की प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस शॉर्ट रन में तभी होल्ड करेगी अगर हम मैथमेटिकली इस बात को इलस्ट्रेट कर दें कि जो एमपीसी है इट हैज़ अ डाउनवर्ड बायस, उसका एमपीसी जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है एज कंपेयर टू जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जो अंडरलाइंग वैल्यू है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि वंस दिस इज प्रूव्ड देयर एग्जिस्ट थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। अगर एक बार हम ये प्रूव कर दें कि अगर हम एमपीसी मेजर्ड इनकम और कंजम्पशन के बीच निकालते हैं और इट हैज़ अ डाउनवर्ड बायस और उसको हम मैथमेटिकली इलस्ट्रेट कर दें,
तो हमारे पास थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन होगा टू रिप्लेस मेजर्ड इनकम विद परमानेंट इनकम इन टाइम सीरीज डेटा। अब यहाँ पे वो प्रूफ दिया हुआ डाउनवर्ड बायस का कि क्रॉस सेक्शन डेटा में जो एमपीसी है वो इट हैज़ अ डाउनवर्ड बायस, और यहाँ पे एमपीसी हम लोग निकालते हैं कंजम्पशन फंक्शन लीनियर फॉर्म में रखा हुआ C इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई एम। C कंजम्पशन है, वाई एम मेजर्ड इनकम है। मेजर्ड इनकम में दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम। बीटा जो है ये एमपीसी कहलाता है, और अल्फा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। यहाँ पे हम OLS मेथड लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड आफ्टर टेकिंग डेविएशंस, यानी कंजम्पशन का C जो है टोटल कंजम्पशन है, लेकिन जब OLS रिग्रेशन मेथड लगा रहे हैं तो हम उसको डेविएशन फॉर्म में लगा रहे हैं, यानी कंजम्पशन की हर वैल्यू को मीन से हम माइनस कर रहे हैं। इसी तरह मेजर्ड इनकम की भी जो वैल्यू है उसको मीन से माइनस कर रहे हैं, और जब माइनस करेंगे तो ये शॉर्ट वैल्यू स्मॉल c स्मॉल y जो है वो कंजम्पशन की वो वैल्यूज़ हैं जो मीन से डेविएशन माइनस के बाद ली हैं, और इनकम की भी वो वैल्यूज़ हैं जो मीन से माइनस करने के बाद ली गई हैं। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला बीटा कैप होता समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। एक्स यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इनकम है वाई, और जो कंजम्पशन है वो वाई वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो समेशन एक्स आई वाई आई का मतलब है समेशन सी टी वाई टी अपॉन समेशन वाई स्क्वायर टी, और यहाँ पे लिखा हुआ है और बीटा कैप इक्वल टू, यहाँ पे सी टी हमने वैसे ही रहने दिया, वाई टी की जगह जो इनकम है टोटल मेजर्ड इनकम जो भी है उसे दो भाग में बांट दिया, परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो ट्रांजिटरी इनकम के लिए और स्मॉल टी जो है वो करंट इनकम के लिए। तो वाई पी प्लस वाई टी अपॉन समीशन वाई स्क्वायर टी रखा हुआ। फिर सी टी की जगह हमने फ्रीडमैन की प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस रख दी के वाई पी, और उसके बाद ब्रैकेट को खोल लिया है तो के समेशन वाई स्क्वायर पी आ जाएगा। दूसरा है समेशन के वाई पी वाई टी, के कॉमन हमने बाहर रखा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर में समेशन वाई स्क्वायर टी है। अब क्योंकि वाई पी वाई टी के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है, आपको पहले बताया था कि परमानेंट और ट्रांजिटरी इनकम के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि एंटायर ट्रांजिटरी इनकम इज सेव्ड, और तो वाई पी वाई टी जीरो हो जाएगा, के वाई स्क्वायर पी आ जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर टी है। समेशन वाई स्क्वायर पी इसको हम वेरिएंस वाई पी कहते हैं क्योंकि ये सारे स्क्वायर जो है डेविएशन फॉर्म में है, और नीचे वेरिएंस इन मेजर्ड इनकम है वाई टी। यहाँ लिखा है क्योंकि वेरिएंस वाई पी कम होगा, परमानेंट इनकम स्टेबल है इसलिए उसमें चेंज वेरिएशन कम होगा एज कंपेयर टू मेजर्ड इनकम, क्योंकि मेजर्ड इनकम में परमानेंट और ट्रांजिटरी दोनों जुड़े हुए हैं तो उसका वेरिएंस अधिक होगा। तो बिकॉज वेरिएंस ऑफ वाई पी इज लेस देन वेरिएंस ऑफ वाई टी, इसलिए जो बीटा कैप है क्योंकि वेरिएंस वाई पी कम है तो यानी ये वैल्यू वेरिएंस वाई पी अपॉन वाई टी जो है वो डेसिमल्स में आएगी, और उसको जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बीटा कैप के से कम होगा, या बीटा कैप हैज़ अ डाउनवर्ड बायस, यानी बीटा कैप जो है इट हैज़ डाउनवर्ड बायस, और यहाँ लिखा हुआ है दस बीटा कैप हैज़ अ डाउनवर्ड बायस और बीटा कैप रिमेन्स बिलो द ट्रेंड वैल्यू के, यानी जो फ्रीडमैन ने ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू मानी थी एमपीसी की और एपीसी की उससे नीचे रहेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि के जो है विच इज इन फैक्ट इज द ट्रू अंडरलाइंग एमपीसी एंड ऑल्सो इक्वल्स एपीसी इन फ्रीडमैन्स प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस। और ये डाउनवर्ड बायस तभी एलिमिनेट होगा जब हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस करें। तो ये मैथमेटिकली इलस्ट्रेट कर दिया कि बीटा कैप हैज़ अ डाउनवर्ड बायस, यानी बीटा कैप की वैल्यू लो आई थी तमाम जब हमने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बताई थी तो उसमें बीटा कैप की वैल्यू लो आई थी जिसकी वजह से पॉजिटिव फोरकास्ट एरर्स आ रहे थे।
तो वो डाउनवर्ड बायस यहाँ पे तभी खत्म होगा जब हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस करेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस टाइम सीरीज डेटा के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने उस बात का फिर जिक्र किया है कि जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शंस हैं उसको अगर हमें रिकंसाइल करना है तो जो बात ऊपर कही थी वही बात यहाँ भी हम ले रहे हैं, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा के लिए भी वो बात होल्ड करेगी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शंस में अगर हमें कॉमनैलिटी दिखानी है, यानी एमपीसी एपीसी के बराबर हो रखना है, तो वो तभी संभव है जब हम मेजर्ड इनकम के स्थान में परमानेंट इनकम को लेंगे। यहाँ पे जो पहले हमने बात कही उसी चीज़ को हम यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी विच इज एविडेंट फ्रॉम फ्रीडमैन्स प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस सी इक्वल टू के वाई पी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है और इस केस में ये ओरिजिन से शुरू होगा और एमपीसी एपीसी के बराबर होगी। और यहाँ पे वही बात हमने कुजनेट्स की नीचे बताई है कि कुजनेट्स का जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन शो करता है, और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का मतलब है एपीसी बढ़ जाएगी इन टाइम्स ऑफ रिसेशन और इन टाइम्स ऑफ बूम एपीसी वुड फॉल, और नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन होगा शॉर्ट रन, यानी एमपीसी एपीसी से कम रहेगी, उसके बराबर नहीं रहेगी, यानी एमपीसी वुड हैव अ डाउनवर्ड बायस। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है फ्रीडमैन्स प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस के हिसाब से, क्योंकि फ्रीडमैन प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में प्रिवेल कर रही है। उनके लिए शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन अलग नहीं है, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन अलग नहीं है, जो कुजनेट ने बताया था। और वो डुअलिटी तभी खत्म होगी अगर हम मेजर्ड इनकम के स्थान पे परमानेंट इनकम को लें। और उसी चीज़ को यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे 1930s का एग्जाम्पल लिया है जो कि डिप्रेशन पीरियड था। 1929 से लेके 1933 तक एक डिप्रेशन का पीरियड था, ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव थी। और यहाँ पे अगर हम लिखा हुआ है कि इफ इंस्टेड ऑफ YM1 कंसिडर्स YP, अगर हम मेजर्ड इनकम के स्थान पे YP ले लें तो जो वैल्यू है के है C अपॉन YP, वो वैल्यू अधिक होगी एज कंपेयर टू जो एपीसी हम एस्टिमेट करते हैं बिटवीन मेजर्ड इनकम एंड कंजम्पशन C अपॉन YM। तो क्योंकि YM में यहाँ पे कम हो गया ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिसेशन, ट्रांजिटरी कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, और ट्रांजिटरी कंपोनेंट नेगेटिव होने की वजह से YM की जो वैल्यू है वो लो हो गई एज कंपेयर टू परमानेंट इनकम। तो इसलिए हमें ये लगता है कि C अपॉन YM बढ़ गया है, C अपॉन YM रिसेशन टाइम्स में बढ़ गया है, क्योंकि YM YP से कम हो गया। लेकिन अगर हम YP लेते होते तो जो K की वैल्यू है वो अधिक, K की वैल्यू जो है वो कम रहती है, क्योंकि परमानेंट इनकम अधिक है। तो वही ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू है और वो तभी होल्ड करेगी जब हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस कर दें। इसी तरह से सिमिलरली इन टाइम्स ऑफ वॉर टाइम में ट्रांजिटरी इनकम पॉजिटिव है, मेजर्ड इनकम परमानेंट इनकम से अधिक हो जाएगी। और हम इसको बूम पीरियड कह सकते हैं, बूम इस सेंस में क्योंकि उसमें वॉर टाइम में जॉब्स बहुत अधिक हुई और वॉर से लड़ने के लिए आउटपुट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब बढ़ा। तो चूंकि मेजर्ड इनकम पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए बूम टाइम्स में हमें ये दिखाई पड़ता है कि एपीसी C अपॉन YM है वो कम होगी एज कंपेयर टू जो ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू है, जिसे फ्रीडमैन ने कहा था कि एपीसी है K, जिसे हम कह रहे हैं, जो कि सेक्युलर ट्रेंड वैल्यू है, उससे कम होगी। तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि अगर हम मेजर्ड इनकम जगह परमानेंट इनकम लें तो हमारी वैल्यू जो है वो ट्रेंड के ही अलोंग चलेगी, यानी शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन डिफरेंस नहीं होगा। और
वही चीज़ शॉर्ट रन में भी लिखी है जो हमने क्रॉस सेक्शन में बताई थी कि अगर हम परमानेंट इनकम को, मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस कर दें तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो इकोनोमेट्रिक्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमानेंट इनकम शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस करते हैं, और जब रिप्लेस करेंगे तभी वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ख़त्म होंगी और जो ट्रू वैल्यू है वो होल्ड करेगी। और ट्रू वैल्यू एमपीसी और एपीसी की जो है वो लॉन्ग रन वैल्यू के बराबर होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमानेंट इनकम को मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर द परमानेंट इनकम। तो फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम को मेजर करने के लिए एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस बनाई कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस के माध्यम से हम परमानेंट इनकम को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस की। व्हाट इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस? तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस में किसी भी वैल्यू की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें डिटरमिन करना है तो वो हम उसकी पास्ट वैल्यूज के आधार पे करते हैं। जो उसकी प्रीवियस वैल्यूज हैं उसके आधार पे हम करंट वैल्यू उसकी डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन द करंट पीरियड, वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन द करंट पीरियड डिपेंड्स ऑन द वेटेड सम ऑफ पास्ट वैल्यूज, डिपेंड्स ऑन द वेटेड सम ऑफ पास्ट वैल्यूज ऑफ इट्स ओन, अपनी पास्ट वैल्यूज पे, और ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल सच दैट वेट्स डिक्लाइन ज्योमेट्रिकली। तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं कि उसका वेटेड सम निकालते हैं जो भी वेरिएबल उसकी पास्ट वैल्यूज का, और वो वेट्स ज्योमेट्रिकली डिक्लाइन हो उसके आधार पे हम करंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि परमानेंट इनकम एज वी नो डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड इनकम एक्सपेक्टेशन। ये जो परमानेंट इनकम है वो हाउस होल्ड इनकम एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है, और उन हाउस होल्ड इनकम एक्सपेक्टेशंस के माध्यम से हम परमानेंट इनकम टाइम पीरियड टी में कैसे निकालेंगे उसकी इक्वेशन यहाँ नीचे दी हुई है कि वाईपीटी यानी परमानेंट इनकम इन टाइम पीरियड टी इक्वल टू परमानेंट इनकम इन द टाइम पीरियड टी माइनस वन, कि टी माइनस वन में क्या परमानेंट इनकम थी, प्लस लैम्डा टाइम्स वाई टी मेजर्ड इनकम है यानी जो भी आपकी करंट इनकम है टोटल, माइनस वाई पी टी माइनस वन, यानी जो पिछले पीरियड में परमानेंट इनकम थी उसको माइनस कर दें करंट इनकम में, तो जो भी आपका इनकम बचेगा उसका कितना हिस्सा, क्योंकि हमने बताया था कि ट्रांजिटरी कंपोनेंट का एक बहुत नेग्लिजिबल भाग परमानेंट इनकम में शामिल होगा, वो डिविडेंड होगा आपको मिलेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपकी सेविंग्स है उस पर जो मिलेगा। तो लैम्डा टाइम्स वाई टी माइनस वाई पी टी माइनस वन, तो ये लैम्डा जो है ये बेसिकली एडजस्टमेंट फैक्टर है और वो बताएगा कि कितनी जो डिफरेंस है बिटवीन लास्ट ईयर परमानेंट इनकम और करंट मेजर्ड इनकम में, उसका कितना पोर्शन करंट परमानेंट इनकम में शामिल हो सकता है। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगी वाई पी टी, आप ब्रैकेट खोल लें तो यहाँ पे वन माइनस लेमडा ब्रैकेट में रहेगा और वाई पी टी माइनस वन कॉमन आ जाएगा, और दूसरा टर्म है प्लस लेमडा वाई टी। इसको सिंप्लीफाई कर ले ब्रैकेट खोल के तो ये नीचे वाला हिस्सा मिल जाए। वही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन वन लिखी हुई है जो हमने पीछे सिंप्लीफाई करके निकाली है। दूसरा जो हिस्सा है सेकंड इक्वेशन जो है वो हमने जो इक्वेशंस हैं उसको रीअरेंज कर रखा है, वन माइनस लेमडा वाई पी टी माइनस लेमडा वाई टी इक्वेशन टू है। अब जैसे हमने इक्वेशन टू लिखी है इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड जाएं तो
आप लिख सकते हैं ypt माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस लेमडा ypt माइनस 2, यानी एक पीरियड पहले के लिए परमानेंट इनकम क्या होगी, इक्वेशन 2 के माध्यम से उसे निकाल सकते हैं, प्लस लेमडा yt माइनस 1। फिर इसी तरह से एक पीरियड और पहले जाए ypt माइनस 2, तो 1 माइनस लेमडा ypt माइनस 3 प्लस लेमडा ypt माइनस 2। अब यहाँ पे लिखा है कि repeatedly substituting equation 3 in equation 2, then equation 4 in equation 5 and so on, कि पहले हम इक्वेशन जो 3 है वो इक्वेशन 2 में रख दें। तो जब हम 3 को 2 में रखेंगे तो हमें ypt की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ypt माइनस 2। यह आपको रख के सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दे रखा है, प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा yt माइनस 1 प्लस लेमडा yt। अब इसके बाद ये इक्वेशन 5 है। अब इक्वेशन 4 को आप 5 में रख दीजिए, तो आपको फिर ypt की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लेमडा क्यूब ypt माइनस 3 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर yt माइनस 2 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा yt माइनस 1 प्लस लेमडा yt। तो ये रिपीटेडली अगर आप सब्सटीट्यूशन करते जाएंगे तो आपको लास्ट में ये इक्वेशन मिलेगी ypt इक्वल टू 1 माइनस लेमडा की पावर n प्लस 1 ypt माइनस n माइनस 1 प्लस लेमडा समेशन 1 माइनस लेमडा की पावर n yt माइनस n, जहाँ स्मॉल n जो है ये 0 टू कैपिटल N की तरफ जा रहा है, n ऑब्जर्वेशन से कैपिटल N। अब n एस एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा की पावर n प्लस 1, यानी जो पहला वो 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ypt इक्वल टू लेमडा समेशन 1 माइनस लेमडा की पावर n yt माइनस n। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि 10 परमानेंट इनकम इज द वेटेड सम ऑफ पास्ट मेजर्ड इनकम, is the weighted sum of past measured income with weights declining geometrically, weights geometrically decline कर रहे हैं। और फ्रीडमैन की जो प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस हमने शुरू में बताई थी कि C इक्वल टू के वाई पी, यहाँ पे हम टाइम पीरियड T ले रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं CT इक्वल टू के वाई पी टी। अगर टाइम पीरियड ना लेते तो खाली C इक्वल टू के वाई पी लिख सकते, लेकिन टाइम पीरियड T ले रहे हैं तो CT इक्वल टू के वाई पी टी। इक्वेशन 9 है। इस इक्वेशन 9 को इक्वेशन 8 में आप रख दीजिए, यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको मिलेगा CT इक्वल टू के लेमडा टाइम्स YP की वैल्यू रख दीजिए समेशन 1 माइनस लेमडा की पावर n YT माइनस n। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है, CT इक्वल टू के आप n 0 से लेके कैपिटल N तक जा रहा है, तो एक एक करके हम इसे यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। लेमडा जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 10 में अगर n 0 रख दीजिए तो पहला टर्म मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा की पावर 0 1 के बराबर होगा और yt मिलेगा, तो k लेमडा yt पहला टर्म आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म आएगा जब n 1 के बराबर रखेंगे, लेमडा 1 माइनस लेमडा yt माइनस 1। फिर जब लेमडा हम 2 के बराबर रख रहे हैं तो लेमडा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर yt माइनस 2। इस तरह से ये एक्सपेंशन चलता जाएगा, लेमडा 1 माइनस लेमडा की पावर n yt माइनस n आएगा। ये इक्वेशन 11 है। तो सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को खोला गया है, n 0 1 2 3 करके इस तरह से ये n चलता गया है। अब इक्वेशन 11 जो है इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इकोनोमेट्रिक्स में एक कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल। कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो है उसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला है स्टेप जो है टेक 1 पीरियड लैग इन इक्वेशन 11, यानी एक पीरियड का हम इक्वेशन 11 में लैग ले लें, फिर उस लैग्ड इक्वेशन को हम 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट में सब्ट्रैक्ट द रिजल्टेंट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 11, कि जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन 11 से सब्ट्रैक्ट कर दें।
ये तीनों स्टेप एक एक करके यहाँ पे लिए गए। पहले हमने इसको वो ओरिजिनल 11 इक्वेशन 11 लिखी हुई है, फिर हमने एक पीरियड का लैग लिया है, तो सी टी की जगह सी टी माइनस वन है। के ऐसे ही है, ब्रैकेट में लैम्डा में पहला टर्म है वाई टी माइनस वन, टी की जगह टी माइनस वन हो गया, फिर दूसरे में टी माइनस वन की जगह टी माइनस टू हो गया। इस तरह से जो लास्ट टर्म आएगा वो 1 माइनस लैम्डा की पावर n वाई टी माइनस एन माइनस वन आएगा। अब इसका कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नियम लगा दें, 1 माइनस लैम्डा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जो लैग्ड इक्वेशन आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस लैम्डा सी टी माइनस वन हो जाएगा। के बाहर है लैम्डा, फिर 1 माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन, तो 1 माइनस लैम्डा से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई टी माइनस टू, और लास्ट टर्म आएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस वन वाई टी माइनस एन माइनस वन। अब ये इक्वेशन 12 लिखी है, ये आपको लिख के करना पड़ेगा एक एक करके। वैसे तो हमने क्लास में कराई हुई है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 12 फ्रॉम इक्वेशन 11, 12 में से 11 को हम माइनस करते हैं, तो सी टी माइनस वन माइनस लैम्डा सी टी माइनस वन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला टर्म बचेगा, के लैम्डा वाई टी वाला टर्म बचेगा, बाकी टर्म जो हैं एक एक करके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन 12 का पहला टर्म है के लैम्डा 1 माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन। तो यहाँ पे इक्वेशन 11 का जो टर्म है दूसरा, तो के लैम्डा 1 वाई टी माइनस, वो कट जाएंगे, सेकंड टर्म फर्स्ट वाले काटेगा, थर्ड सेकंड काटेगा, इस तरह से करते करते आपका एक लास्ट टर्म बचेगा इक्वेशन 12 का, और वो है 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस वन और 1 टी माइनस एन माइनस वन। लैम्डा हमने बाहर कॉमन ले लिया है इसमें, तो के लैम्डा बाहर है, बाकी टर्म अंदर है। अब लॉन्ग रन में सी टी, ये कंडीशन है बेसिकली, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि करंट वैल्यूज पास्ट वैल्यूज के बराबर होती हैं, तो सी टी इक्वल टू सी टी माइनस वन इक्वल टू सी, तो सी टी माइनस वन ये सब बराबर है, और एक हमने सी के बराबर रख दिया इसे, तो सी टी की जगह पे भी आप सी लिख सकते हैं, सी टी माइनस वन की जगह पे भी सी लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ जब n इन्फिनिटी को जाएगा, 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो जो राइट हैंड साइड पे सेकेंड एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे केवल बचेगा के लैम्डा वाई टी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप सी टी माइनस वन की जगह पे सी रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा सी बचेगा, लैम्डा सी, और राइट हैंड साइड पे के लैम्डा वाई टी बचेगा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये लास्ट टर्म मिलेगा, लास्ट एक्सप्रेशन सी इक्वल टू के वाई टी, C equal to KYT. Thus, Friedman's proportionality hypothesis in the long run converges with the simple relationship between current consumption and current income. कि लॉन्ग रन में जो फ्रीडमैन की प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस है वो सिंपल रिलेशनशिप में कन्वर्ज हो जाएगी बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड करंट इनकम, क्योंकि लॉन्ग रन में एमपीसी एपीसी के बराबर है। तो जो के है ये बेसिकली ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू है, और यही वैल्यू शॉर्ट रन में भी होल्ड करेगी अगर हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ के इज ट्रू अंडरलाइंग एमपीसी एंड एपीसी हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ लॉन्ग रन ट्रेंड वैल्यू, यही लॉन्ग रन ट्रेंड वैल्यू होगी, और इसी को हम एपीसी कह सकते हैं, इसी को एमपीसी कह सकते हैं, ये लॉन्ग रन में होल्ड करेगी। और लास्ट में लिखा सिंस फ्रीडमैन प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस आल्सो अप्लाइज इन द शॉर्ट रन, क्योंकि ये शॉर्ट रन में भी होल्ड करेगी, यानी शॉर्ट रन में भी जो ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू है वो के बराबर ही है। तो दस इन द शॉर्ट रन ट्रू अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ के इज सेम एज दैट ऑफ द ट्रेंड वैल्यू। तो जो डाउनवर्ड बायस की समस्या
तमाम स्टडीज़ में आई थी वो दूर हो जाएगी। तो फ्रीडमैन प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस इन अ वे होल्ड्स बोथ इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्रीडमैन का, जिसने जो तमाम इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स थी एस्टिमेशन की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस उसको रिजॉल्व किया। और दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया कि शॉर्ट रन में भी कंजम्पशन फंक्शन एक सेंस में प्रोपोर्शनल है, और उनकी प्रोपोर्शनैलिटी जो हाइपोथेसिस है वो शॉर्ट रन में, उनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस है, क्योंकि उन्होंने परमानेंट इनकम का कंसेप्ट लिया, वो शॉर्ट रन में भी होल्ड करेगी और लॉन्ग रन में भी होल्ड करेगी अगर हम मेजर्ड इनकम को परमानेंट इनकम से रिप्लेस करते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में मेजर्ड इनकम और परमानेंट इनकम बराबर है, इसलिए जो लॉन्ग रन में जब के निकालेंगे वही वैल्यू के की शॉर्ट रन में भी होल्ड करेगी। और ये शॉर्ट एक ब्रीफ में हमने आपको फ्रीडमैन प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस बताई। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रीडमैन का, और बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने कहा था इसको अपलोड करने के लिए वीडियो को, तो इसलिए मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। थैंक्स एंड गुड विशेस, और अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेक्चर होगा मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से भी, और जो प्रोपोर्शनैलिटी हाइपोथेसिस को हमने रिकंसाइल किया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस अगेन।